वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर 10 में हमने जो है वो कुछ प्रोसेस स्टार्ट किए थे, उसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो है वो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है ये देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इसकी टाइप्स और इसके यूजेस या एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो centrifugation is the process of separating lighter portions of a solution, mixture or suspension from the heavier portion by centrifugal force। कि हमने जो है वो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास जो है वो हैवी पोर्शन भी है और उसमें हमारे पास जो है वो लाइट पोर्शन भी है। तो उसमें से जिस चीज़ की हमें नीड है या उस टाइम पे उस प्रोसेस के लिए, टेस्टिंग के लिए हमें जो है वो जौन सा पोर्शन चाहिए, हम उस पोर्शन को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन में, उस मिक्सचर में या उस सस्पेंशन में जो है वो दोनों चीज़ें होंगी। सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो है लिक्विड पार्टिकल भी हो सकते हैं, लाइट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और उसके साथ हैवी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो उनमें से जिस चीज़ की हमें डिमांड है और जिस चीज़ की हमें उस टाइम पे ज़रूरत है, उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करते हैं। और इस फोर्स की मदद से जो है वो हमारा जो हैवी पार्टिकल होता है या हैवी पोर्शन होता है वो नीचे बैठ जाता है हमारी टेस्ट ट्यूब के, और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उसमें से हमें जो भी चाहिए होता है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को, जिसमें हम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज स्पेसिफाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी मेजर्ड इन रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, आरपीएम आपका जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन किस चीज़ पे बेस करता है कि उसका आरपीएम कितना है। किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो है वो आरपीएम कितना है, रेवोल्यूशंस पर मिनट कितनी है, एक मिनट में वो मशीन कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब को जो है वो राइट साइड पे रखा, वो टेस्ट ट्यूब बड़ी स्पीड से जो है वो घूमना शुरू होगी, लेकिन वो एक दफ़ा घूम के वापस राइट साइड पे जब आती है तो उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, या एक मिनट में वो कितनी दफ़ा जो है वो अपनी रेवोल्यूशंस या अपने चक्कर जो है वो कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास जो है वो फोर्स है जो किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो घूमने के रिजल्ट में, इनर्शिया के जो है वो रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है, और वो बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगती है, और उसी फोर्स के नतीजे में जो है वो जो लाइटर पोर्शन होता है किसी भी सोल्यूशन में वो जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है या ऊपर आना शुरू हो जाता है बाहर वाली साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डायग्राम है जिसमें आपको बताया गया है कि ये हमारे पास जो है वो किस तरह से सेंट्रीफ्यूज मशीन काम करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैकेनिज्म समझने के लिए जो है वो ज़रूरी है। ये हमारे पास जो है वो फिक्स्ड एंगल रोटर होता है जो रोटेशन जो है वो अपनी प्रोवाइड करता है और इसको जो है वो घुमाता है सारे सिस्टम को। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो नीचे मोटर लगी होती है, एक साइड पे वैक्यूम दिया हुआ है, एक साइड पे रेफ्रिजरेशन दी है। रेफ्रिजरेशन क्यों दी है? ताकि ये जो इतनी ज़्यादा मूवमेंट, स्पीडली मूवमेंट होती है, हमारे पास बहुत हैवी किस्म के जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं जिनका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है कि वो एक मिनट में इतने 1000 चक्कर लगाएगी। तो उन चक्कर्स में जो है वो किसी भी किस्म की हीट प्रोड्यूस ना हो, उसमें जो है वो रेफ्रिजरेटर भी दिया जाता है और अल्टीमेटली जो है वो वैक्यूम भी दिया जाता है। नीचे मोटर है जो इसको घुमाती है, और ये हमारे पास जो है वो स्विंगिंग आर्म रोटर है जो इसको स्विंग करवाता है। और अल्टीमेटली इसमें हमने जो है वो सेल होमोजिनेट लिया। बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा सोल्यूशन किस तरह से है? एक होमोजिनेट है, मिक्सचर है, सोल्यूशन एक जैसा है, होमोजीनियस सोल्यूशन है। हमारा जो सेल्स हैं और जो लिक्विड है वो दोनों जो है वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स्ड है। तो हमने इन पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट करना है फ्रॉम लिक्विड पोर्शन, तो उसको हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे और उसके रिजल्ट में हमें जो है वो स्मॉलर एंड लेस डेंस कंपोनेंट, जिसको हम लाइटर पोर्शन कहते हैं, ये हमें जो है वो अपर साइड पे मिलता है। ठीक है, और जो डेंस पोर्शन है वो हमें जो है वो लोअर साइड पे मिलता है। तो जो अपर पोर्शन है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं और उस सुपरनेटेंट को जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। अगर हमें सुपरनेटेंट चाहिए तो हम इसको लेके अपना फर्दर जो भी टेस्टिंग है उसको परफॉर्म करते हैं। अगर हमें जो है वो पैलेट चाहिए या सेडिमेंट चाहिए जो नीचे बैठा होता है, तो उसको हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर से जो है वो सुपरनेटेंट को या लिक्विड पोर्शन को जो है वो वेस्ट करके, तो हम नीचे वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर जो है वो अपनी फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, टेस्टिंग पे कि हमें जो है वो कौन सा पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो अगर हम
सेंट्रीफ्यूगेशंस की या सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पे, जो लैब्स में या लेबॉर्ट्री लेवल पे जो है वो यूज़ होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि माइक्रो हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज आपने जो है वो इसमें ब्लड सैंपल लिया, उसमें जो है वो आपने प्लाज्मा को और रेड ब्लड सेल को जो है वो सेपरेट करना है और फर्दर उस प्लाज्मा पे जो है वो डिफरेंट टेस्टिंग करनी है। तो उस प्लाज्मा को जो है वो उसमें अपर साइड पे लाने के लिए हम जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा है वो सुपरनेटेंट के तौर पे अपर साइड पे आ जाता है, ठीक है। और लोअर साइड पे हमारे पास जो है वो जो आरबीसीज हैं या कोई भी पार्टिकल हैं जो डेंस हैं, जो हैवी इन वेट हैं, वो नीचे चले जाते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जनरली होल्ड 0.5 टू 2 ml ऑफ लिक्विड, ठीक है। 2 ml तक जो लिक्विड है वो इसकी कैपेसिटी है। 2 ml से ज़्यादा लिक्विड होगा तो उसके लिए हमें जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज से बड़ा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो चाहिए होगा। तो 0.5 से लेके 2 ml तक अगर लिक्विड है तो उसको हम जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में यूज़ कर सकते हैं। एंड आर स्पन एट मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ 12,000 टू 13,000 आरपीएम। तो इसकी रोटेशंस पर मिनट जो हैं वो कितनी होती हैं, वो आपको एमसीक्यूज के तौर पे याद होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें कि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का जो है वो वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज की आरपीएम स्पीड कितनी है, तो वो कितनी स्पीड पे जो है वो स्पन करता है, घूमता है, ठीक है, गोल चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 12,000 से लेके 13,000 चक्कर जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो लगा लेती है। और इसी आरपीएम की बेस पे जो है वो हमारा लिक्विड जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रन करेंगे इस स्पीड पे, तो हमारे पास जो है वो हमारा जो लिक्विड है या जिसको हमने टेस्टिंग फर्दर करनी है वो सेपरेट हो जाएगा। देन हमारे पास आते हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, जिनकी स्पीड जो है वो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज से ज़्यादा होती है। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में कितनी थी? 12,000 या फिर मैक्सिमम 13,000। तो यहाँ पे जो है वो 30,000 आरपीएम राउंड्स पर मिनट तक जो है वो इसकी स्पीड होती है। High speed or super speed centrifuge can handle larger sample volumes from a few tens of मिलीलीटर्स टू सेवरल लीटर्स। उसकी जो है वो कैपेसिटी कितनी थी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज की? मैक्सिमम 2 ml तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 ml से लेके हमारे पास जो है वो इस हाई स्पीड या सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन की कैपेसिटी जो है वो कितनी है? 10 ml से लेके सेवरल लीटर्स तक, 10 लीटर, 15 लीटर। तो अगर हम जो है वो बात लीटर्स तक भी करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो लीटर्स में है या 10 ml से ज़्यादा है, 2 ml से ज़्यादा है, 10 ml है, 20 ml है या लीटर्स में है, तो उसके लिए हम जो है वो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लार्जर वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकती है, ठीक है। और इसकी स्पीड भी जो है वो ज़्यादा होती है। The rotor may come with different adapters to hold various sizes of test tubes, bottles और micro tighter plates, ठीक है। तो इसमें जो रोटर्स है जिसका काम है रोटेशंस प्रोवाइड करना, जो घुमाएगा सारे सिस्टम को, वो जो है वो डिफरेंट साइजेस में आ जाता है। उसमें हमारे पास जो है वो टेस्ट ट्यूब्स भी आ जाती हैं। अगर हमारा जो है वो सोल्यूशन 10 ml है तो टेस्ट ट्यूब यूज़ कर लेंगे। अगर वो ज़्यादा है, हाफ लीटर या लीटर, तो उसके लिए हम जो है वो बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रो टाइटर प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। सबसे पहले हमने देखा माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, रिपीट करते हैं साथ साथ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो जो हमारे पास अल्ट्रा स्पीड देगी, 30,000 से भी ज़्यादा हो के कितनी आगे स्पीड? 70,000 राउंड्स पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की स्पीड आ जाएगी। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेक्स यूज ऑफ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। अगर हमें जो है वो जेनेटिक्स पे काम करना है या हम जो है वो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत इन डेप्थ हमें स्टडी चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो 70,000 की स्पीड पे घूमती हैं और हमें जो है वो बहुत जो है वो नैरो लेवल पे जाके हमें जो है वो ये प्योरीफाइड सब्सटेंस देती हैं जिसको हमने जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं और फर्दर उस पर अपनी टेस्टिंग करते हैं। अगर हमने जो है वो लाइटर पोर्शन और डेंसर पोर्शन को सेपरेट करना है तो इस स्पीड पे जो हमें लाइटर पोर्शन मिलेगा उसमें
बहुत कम चांसेस होंगे कि उसमें डेंसर मटेरियल की जो है वो कोई इम्प्योरिटीज बची होंगी। कंपेयर टू माइक्रो सेंट्रीफ्यूज और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, जो दोनों टाइप्स हमने ऊपर देखी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कैन आइसोलेट मच स्मॉलर पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स भी अगर हमारे सोल्यूशन में मौजूद हैं या सैंपल में मौजूद हैं, तो उन पार्टिकल्स को भी सेपरेट करने की जो कैपेसिटी है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में होती है। ठीक है, जो कि माइक्रो सेंट्रीफ्यूज और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एंड वायरसेस। तो अगर हम जो है वो जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं तो इस तरह के हमें जो है वो सैंपल्स सेपरेट करने पड़ सकते हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, और ये हमारे पास जो है वो 70,000 आरपीएम पे जो है वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज जो बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब वो हमारे पास जो है वो उनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसमें लिक्विड और सॉलिड है तो उनको जो है वो सेपरेट आउट करने के लिए। फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम लिक्विड, अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई सोल्यूशन ऐसा आ जाता है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स जो हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे होते, तो उनको जो है वो हम सेपरेट आउट करने के लिए, तो जो ज़रा डेंस लिक्विड होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हमारे पास लाइट वेट में लिक्विड होगा वो सुपर नेटेंट लेयर बना लेगा अपर साइड पे। एंड लिक्विड सॉलिड सेपरेशन, ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास जो है वो कोई भी सेपरेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे करनी हो तो उसमें जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज हो सकता है। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू फॉर्म स्किम्ड मिल्क, ठीक है, स्किम्ड मिल्क जिसमें किसी भी तरह की जो है वो फैट मौजूद नहीं होती। जो लोग जिम करते हैं या जिन लोगों को सिर्फ मसल गेन करना होता है, फैट नहीं चाहिए होती, वो लोग जो है वो स्किम्ड मिल्क यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो रॉ मिल्क लेके उसको सेंट्रीफ्यूज में जो है वो डाल के तो हाई आरपीएम पे रोटेट करवाएंगे और उसमें जो फैट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो ऊपर का हमारे पास जो है वो फैट फ्री स्किम्ड मिल्क है उसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब, आपकी जो भी फोरेंसिक लैब है, रिसर्च लैब है, उसमें जो है वो डिफरेंट क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं उन सैंपल्स को जो है वो हम यूज कर सकते हैं। कोई ड्रग जो है वो ना ली गई हो, ब्लड में जो है वो कोई टॉक्सिन्स ना किसी को दिए गए हों, वो ब्लड में उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन लेबोरेटरीज परफॉर्मिंग बायोकेमिकल एसेस ऑन बॉडी फ्लूइड्स, आपने जो है वो ब्लड सैंपल दिया, उस ब्लड सैंपल की जो है वो सीबीसी करवानी है, कोई ब्लड टेस्ट करवाना है, एलएफटीज और एफटीज करवाने हैं, तो उसमें से हमें जो है वो प्लाज्मा चाहिए, तो उस प्लाज्मा को, उस सीरम को सेपरेट करने के लिए हम उस ब्लड को जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं और उसमें जो है वो आरबीसीज या कोई भी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हमें जो है वो अल्टीमेटली प्लाज्मा मिल जाता है और उस प्लाज्मा पे हम जो है वो फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। टू सेपरेट सेडिमेंट फ्रॉम द यूरिन, यूरिन से जो है वो डिफरेंट सेडिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अगर कोई प्रोटीन आ रही है तो उसको टेस्ट करने के लिए कि यूरिन में जो है वो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं तो वो हैवी होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसके लिए भी हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हैं। टू मेजर द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ब्लड, कि हमारे ब्लड में जो है वो एरिथ्रोसाइट्स कितने हैं, आरबीसीज कितने हैं, आरबीसीज जितने कम होंगे उतना ज्यादा अनीमिया होने के चांसेस हैं, अनीमिया होगा तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलेगी, तो इन एरिथ्रोसाइट्स को या हेमाटोक्रिट को जो है वो इनका वॉल्यूम चेक करने के लिए हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह से प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तो कितने रेड ब्लड सेल्स हैं उनका वॉल्यूम जो है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं आफ्टर पासिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन। अब जो कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि इस चैप्टर में हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोसेस आएंगे, तो उन प्रोसेस को आपने मिक्स नहीं करना, हर प्रोसेस का जो है वो आपके पास एक की नोट बना होना चाहिए कि इस प्रोसेस को अगर हमने बाकी प्रोसेस से जो है वो डिफरेंशिएट करना है तो इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशंस, इनके मैकेनिज्म जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उस सॉल्यूशन को जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो क्रिस्टल जो हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और उसके अलावा जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो या तो हम एवेपोरेट करवा देते हैं या उसको जो है वो रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए उसको हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट कैन बी यूज्ड एज हाईली स्पेसिफिक मेथड व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड्स। ठीक है, हमारे पास जो है वो कोई लिक्विड सॉल्यूशन है या हमारे पास इवन ऐसा कोई सॉलिड है जिस सॉलिड सब्सटेंस को हमने प्योरीफाई करना है, तो उसको हम जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एवेपोरेशन,
कूलिंग और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तीन तरह से हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, एवेपोरेशन के थ्रू, कूलिंग के थ्रू और प्रेसिपिटेशन के थ्रू। और इस प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फर्दर हम इसकी जो है वो डिटेल देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। अब हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो वो पूरा लिक्विड होगा जिसमें से हमने जो है वो किसी हद तक उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर हमारे पास जो है वो सॉलिड सोल्यूशन होगा और उस सोल्यूशन को जो है वो हमने क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तीन बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सुपर सैचुरेशन, जिसमें हम कहते हैं कि हम अपने सोल्यूशन को क्या करेंगे, सुपर सैचुरेटेड बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक सोल्यूशन था जिसमें थोड़ा सा जो है वो सॉलिड मटेरियल मौजूद था। अब उस सॉलिड मटेरियल को हम इतनी ज़्यादा हीट देंगे कि वो एवेपोरेशन होने के बाद या इसमें से जो सॉल्वेंट है वो इतना उड़ जाए कि वो सुपर सैचुरेट हो जाए। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि हमारा सोल्यूशन जिसमें, अब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें मिल के सोल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो जिसमें हमारा सोल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाए और सॉल्वेंट जो है वो बहुत कम या फिर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमारा सबसे पहला गोल है कि हम अपने सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बनाएंगे, क्योंकि जितना सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड होगा उतना उसके क्रिस्टल्स बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। देन हमारे पास जो है वो स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं स्टेप न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि हमारे जो क्रिस्टल न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से जो है वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। कि एक चीज़ है, कोई भी सेल है, उसका सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा, फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो बाकी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई। तो इस क्रिस्टल न्यूक्लियाई की जो मदद से हम जो है वो ये कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइजेशन का एक ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ से जो है वो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले तो हमने अपने सोल्यूशन को जो है वो सुपर सैचुरेटेड बनाया, उसी सोल्यूशन में जो है वो हमारा सॉलिड है या कोई विस्कस लिक्विड है जिसको हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि वो प्योर हो जाए। ठीक है, तो उसका जो है वो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना, फिर उसके बाद जो है वो उसको इतना हीट करते जाना कि उसमें क्रिस्टल न्यूक्लियाई बन जाए, जिसको हम न्यूक्लिएशन का स्टेप कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है उस न्यूक्लिएशन के इर्द गिर्द जो है वो फर्दर सॉलिड आता जाता है और अल्टीमेटली उस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो है वो उसकी डेपोजिशन होती जाती है और उस डेपोजिशन के रिजल्ट में हमारा जो क्रिस्टल है वो अपने साइज में बड़ा होता जाता है। फर्दर जो है वो complete growth of crystals in mother liquid left behind after getting crystals is called mother liquid। जो हमारे पास ऐसा लिक्विड होता है जो एवेपोरेट नहीं होता लेकिन वो उसी प्रोसेस में जो है वो मौजूद रहता है, तो उस मदर लिक्विड में जो है वो हमारा क्रिस्टल या हमारे जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल न्यूक्लियाई के साथ जो है वो आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं और अटैच होते 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 उसको जो है वो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल्स जो है वो उनका साइज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, पहले हमारे पास थे 3 स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होती कैसे है। सबसे पहले ये स्टेप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फाइनली हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद है कि हमारे पास मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि हम उनको किस किस तरह से बना सकते हैं। नंबर 1 एवेपोरेशन के थ्रू, नंबर 2 कूलिंग के थ्रू एंड नंबर 3 प्रेसिपिटेशन के थ्रू। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी क्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं। एवेपोरेशन में हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रेज्ड एंड द लिक्विड एवेपोरेट, कि हम अपने लिक्विड के टेम्परेचर को इतना ज्यादा करते हैं कि उसमें से जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाएगा और उसके बाद हमें जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स जो है वो मिल जाएंगे प्योर फॉर्म में। नंबर 2 हमारे पास जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का जो कि हम एज एन ऑप्शन यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि हमें जो है वो इस टाइम पे किस प्रोसेस की नीड है, हमारा जो मटीरियल है या जो सोल्यूशन है वो ऐसा तो नहीं है जिसको हीट करने से जो है वो डी नेचर हो जाए। ठीक है, तो
तो इस तरह का सिनेरियो जब होगा या इस तरह का सिस्टम जब होगा, इस तरह की नीड जब होगी, डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे हम जो है वो ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं कूलिंग का। इन दिस मेथड वी यूज कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स। ठीक है, इट इज़ वेरी सिलेक्टिव मेथड फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल या ऐसे सोल्यूशन जो हीट सेंसिटिव होते हैं कि अगर हम उनको ज़्यादा हीट देंगे या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा हीट देंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, उनकी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वो वैसे ही ख़राब हो जाएगी, हमारा सारे का सारा मिक्सचर ही ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो है वो कूलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले बनाएंगे, फिर उस सोल्यूशन को जो है वो कूल करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली उसको जो है वो फिल्टर करेंगे। तो कूल होने के बाद उसमें जो है वो जितना ज़्यादा उसको कूल करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, तो कूलिंग मेथड जो है वो दो तरह से यूज हो सकता है, इसकी हम जो है वो दो सब क्लासेस कह सकते हैं। एक है कि जिसमें हम कूलिंग जो है वो स्लोली अडॉप्ट करें और एक है जिसमें हम अपने सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बनाने के बाद रैपिडली कूल करें। ठीक है, तो अगर हम जो है वो स्लो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन और रैपिड कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो अगर हम स्लोली अपने सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे तो उसमें हमें जो है वो लार्ज साइज क्रिस्टल्स मिलेंगे। और अगर हम जो है वो अपने सॉल्यूशन को रैपिडली कूलिंग करते हैं या रैपिडली उसको जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो स्मॉल साइज के क्रिस्टल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। अगर हम अपने सॉल्यूशन को बहुत स्पीड से जो है वो कूल डाउन करते हैं तो स्मॉल साइज के, और अगर हम उसको जो है वो स्लोली स्लोली कूल करते हैं तो क्रिस्टल्स को टाइम मिल जाएगा, तो वो लंबे लंबे क्रिस्टल्स जो है वो हमारे पास बनना शुरू होंगे। तो ये हमने जो है वो मेथड्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। एवेपोरेशन के थ्रू हम क्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं, कूलिंग के थ्रू करवा सकते हैं, और नंबर 3 जो है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू। In this method, two chemical liquids are mixed together and precipitates are formed and then separate out the solid material। हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में एक वो लिक्विड होगा जिसमें से हमने क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करना है, क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करना है, और एक लिक्विड जो है वो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे और अल्टीमेटली इनको जो है वो मिक्स करेंगे और इनको मिक्स करके इनमें जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। जो लिक्विड हमने ऐड करना है उस लिक्विड में कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी कि वो प्रेसिपिटेशन करवा दे। तो वो जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं उन प्रेसिपिटेट्स को हम जो है वो सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो प्योर मटेरियल आ जाएगा। और ये जो टेक्निक है प्रेसिपिटेशन की ये बहुत कम यूज होती है, रेयरली यूज्ड मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेजरली क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कूलिंग या फिर एवेपोरेशन के तौर पे यूज होती है। नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें फैक्टर्स की जो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो नंबर 1 है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना अच्छा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और जितनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतनी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी। कूलिंग रेट, कूलिंग जितनी अच्छी होगी उतनी जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर कूलिंग जो है वो स्पीडली होगी या रैपिड होगी तो उसमें स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे। अगर हम जो है वो उसको स्लो कूलिंग प्रोसेस के थ्रू लेके चलते हैं तो लार्ज साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली जितना हमारा कूलिंग रेट अच्छा होगा उतना हमें जो है वो ज़्यादा प्योर क्रिस्टल्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रेट। प्रेसिपिटेशन रेट के जितना ज़्यादा जो है वो हम कोई लिक्विड ऐसा ऐड करेंगे जो प्रेसिपिटेशन करवाता है, तो जितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन रेट होगा उतना ज़्यादा हमें जो है वो क्रिस्टल्स मिलेंगे और अल्टीमेटली जो है वो प्योर फॉर्म में मटेरियल मिलेगा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, जो हमने 3 स्टेप्स की बात की थी उन 3 स्टेप्स में हमारे पास न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ का जो स्टेप है, न्यूक्लिएशन जिसमें हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई, और क्रिस्टल ग्रोथ जिसमें हमने कहा कि इनिशिएशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। एक न्यूक्लियाई बनता है पहले और उसके इर्द गिर्द आके जो है वो सॉलिड अटैच होना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल की जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो उस ग्रोथ का रेट जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा क्रिस्टल जो है वो ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट को हमने सेपरेट आउट करना है, एवेपोरेट करवाना है, या जिस सॉल्वेंट में हमारा जो सोल्यूशन है वो पड़ा हुआ है, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पड़ा हुआ है, क्रिस्टल्स जहाँ से बनेंगे निकलेंगे, उस सॉल्वेंट की नेचर क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हमने क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट करवाना है, ठीक है, उस सब्सटेंस की जो है वो नेचर क्या है, उसके क्रिस्टल जो है वो जल्दी से बन जाएंगे या नहीं, या फिर उसमें जो है वो प्योरिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगी। इम्प्योरिटीज़, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हेक्टिक होगा,
मुश्किल होगा और उसको जो है वो सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। प्योरिटीज़ जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एफिशिएंट होगा और जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म के एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें हमारे पास फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ड्रग्स वगैरह के सेक्टर में जो है वो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो है वो प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जो है वो सॉलिड ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो इंसुलिन आ जाती है, सल्फर आ जाती है, कार्टिसोन आ जाते हैं, कार्टिसोन के इंजेक्शन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाइड और सॉलिड फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन करते हैं। पेंसिलिन जी इज़ सॉलिडिफाइड बाय दिस प्रोसेस। पेंसिलिन जी के इंजेक्शन हमें जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। तो इनको सॉलिडिफाई करने के लिए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली पेंसिलिन जी के जो है वो क्रिस्टल्स बनते हैं और फिर उसको जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ यूज टू गेट प्रोटीनिशियस ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म। जितनी भी जो है वो प्रोटीन रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, जो प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, उन ड्रग्स को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज इन्हांस्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन। जितनी अच्छी क्रिस्टलाइजेशन होगी, जितने अच्छे से जो है वो इम्प्योरिटीज़ दूर होंगी, उतनी हमारी जो है वो ड्रग क्रिस्टल्स की फॉर्म में, प्योर फॉर्म में निकल के आएगी। और जितनी ज़्यादा जो है वो प्योर ड्रग होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, वो एक लंबे अरसे तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू गेट एक्सट्रीमली प्योर ड्रग। कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट में, थोड़े टाइम कंज्यूम करके हमें प्योरिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेवल की प्योरिटी जो है वो मिल जाती है एक सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि आपका जो है वो एक पूरे का पूरा बैच रन कर रहा है, तो उसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन होते ही जो है वो इतना टाइम लग जाए कि आपको जो है वो सारे का सारा प्रोसेस उसकी वजह से हेक्टिक हो जाए। तो अल्टीमेटली लेस टाइम कंज्यूमिंग और सिंपल, चीप इन अ सेंस, तो हम इसको जो है वो एक्सट्रीमली प्योर ड्रग्स या प्रोडक्ट्स को जब ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है डिकेंटेशन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, शॉर्ट फॉर्म में है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जो डाटा है उसको हम देखते हैं। डिकेंटेशन होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए, या उसे किसी भी जो है वो प्योरीफिकेशन प्रोसेस से गुजारने के लिए जो शुरू में उसका एक बल्क है, उस बल्क को हम जो है वो रिमूव कर दें। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो ये सोल्यूशन है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में से हमें इतना सोल्यूशन जो है वो चाहिए जिसको हम ज़्यादा अच्छे से जो है वो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और उसमें से इस सॉलिड पार्टिकल को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस सारे सोल्यूशन को जो है वो सेंट्रीफ्यूज करने बैठ जाएं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या कहते हैं कि हम ऊपर वाला जो सोल्यूशन है, जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, उसको पहले रिमूव कर लें, फिर नीचे जो थोड़ा सा सोल्यूशन बच जाएगा उसको हम जो है वो किसी अच्छी जो है वो प्योरिफिकेशन टेक्निक या अच्छे प्रोसेस के थ्रू जो है वो गुजार लेंगे। ठीक है, तो एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू गुजारने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से जो है वो गुजारने के लिए हम उसकी पहले डिकेंटेशन कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन फार्मेसी टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्युबल पोर्शन में से जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। डिकेंटेशन में जो है वो कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें हम जो है वो बात करेंगे वॉशिंग ऑफ द सॉलिड्स। जो भी सॉलिड जिसमें से आपने जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है उसको वॉश करें। एडिंग द सॉलिड्स इन सॉल्वेंट्स एंड स्टीर इट। उस सॉलिड को जो है वो किसी अच्छे से सॉल्वेंट में जो है वो स्टीर करें और अल्टीमेटली उसको जो है वो मिक्स करते जाएं। आफ्टर द सोल्यूशन फॉर्म्ड, सेपरेट ऑल द इम्प्योरिटीज। आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज वी विल गेट अ प्योर सोल्यूशन। ठीक है, तो सिंपली हमने जो है वो एक सॉलिड लिया जिसको हमने प्योरीफाई करना है, उसको हमने एक सोल्यूशन में ऐड किया, उस सोल्यूशन में ऐड करने के बाद उसे मिक्स किया, वो सॉलिड उसके साथ किसी हद तक जो है वो मिक्स हो गया और फिर उसके बाद जो है उसमें से हमने जो है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्वेंट होगा उसको रिमूव करना है, तो पीछे हमारे पास जो है वो एक किसी हद तक जो है वो प्योर सोल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, और उस सोल्यूशन पे अगर हम जो है वो फर्दर प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऐड करने हैं तो उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई दी सॉलिड्स, ठीक है, किसी भी सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए अगर किसी सॉलिड की सरफेस जो है वो इम्प्योरिटी से अटैच है तो इस सॉलिड को हम जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली उसकी जो है वो इम्प्योरिटीज रिमूव हो सकती हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, अगर हमने किसी लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना है तो उसका जो लिक्विड है उसको हम किसी और पोर्शन में या किसी और बर्तन में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन दी सेपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैग्मास, ठीक है, मैग्मास जो है वो हमारे पास जेल की फॉर्म के ही जो है वो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनकी सेपरेशन के लिए जो है वो हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं।